हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है हमारा और फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर जितनी भी एनसीईआरटी हैं, जो खासकर हम 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो तो प्रोवाइडेड है इन क्लासेस में। प्लस जो रेफरेंस बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत हैं, जिनमें से जो चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो इस कोर्स में मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। पहले हम पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट चैप्टर किया था 11th क्लास एनसीईआरटी का। एंड थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पांस। मुझे फीडबैक देते रहिए ताकि मैं अगली क्लास में उसको और बेटर कर सकूं। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के 3 चैप्टर्स जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में हैं, उसके बाद हम अपने मूव करेंगे लक्ष्मीकांत में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हिस्टोरिकल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, या जो भी डेटा है, हम उसको साथ में देखेंगे इन क्लासेस में। और मैं अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है आपकी। आपने नोट्स लिए, हर जगह से लिए, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपने फाउंडेशन को लूज करके रैंडमली थर्ड पार्टी से नोट्स ले रहे हैं और वहाँ से पढ़ रहे हैं। डू नॉट डू दैट। समझो चीज़ों को। मेरे एनालिसिस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, मैंने वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ जो सोर्सेस थे वो भी प्रोवाइड किए हैं। पेज नंबर, चैप्टर नंबर्स, जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए हुए हैं, वो मैंने वहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी से भी नहीं होगा, तो जो जो एडिशन चाहिए, जो लक्ष्मीकांत से इंडियन पॉलिटी में आपको एडिशन चाहिए होंगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन वीडियोस के अंदर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। यहां से भी यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चंस निकलते हैं और हम इन्हीं को आज फोकस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पे यूपीएससी फोकस करता है, खासकर इस चैप्टर को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है? जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं कंट्री वाइड, क्या वो स्टैटिक होते हैं या वो कभी चेंज भी होते हैं? जैसे ये एक कॉमन बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो टाइम के साथ और सर्कमस्टांसेस के साथ चेंज होते हैं। उनकी आइडियाज़ में, जो सोसाइटी में आइडियाज़ चेंज होते हैं, वो उनमें भी रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि अपनी लाइफ में सोवियत यूनियन ने 74 ईयर्स की उसमें लाइफ टाइम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था। 1991 में जब रूल, कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल था यूएसएसआर का, जब वो एंड हुआ, सारी कंट्रीज अपने बाइफरकेट हुई, तो क्या हुआ कि सोवियत फेडरेशन डिसइंटीग्रेट हो गई। इस पॉलिटिकल अपहीवल के बाद जो ये चेंज आया, तो जो नई रिफॉर्म्ड रशियन फेडरेशन थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिया अपना 1993 में। लेकिन एक लुक लीजिए इंडिया पे। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, और इनैक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950, ये हमें पता है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 में फॉर्मली स्टार्ट हुई। 69 ईयर्स हो चुके हैं ये एनसीईआरटी के हिसाब से। सेम कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी फंक्शन कर रहा है, क्योंकि जो फ्रेमवर्क है विद इन विच द गवर्नमेंट ऑफ आर कंट्री ऑपरेट्स, तो वो फ्रेमवर्क जो है वो अभी भी वैसा सेम ही है। लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस हमने भी किए हैं उसमें। ठीक है, इट इज दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड दैट इट नीड्स नो चेंज। क्या ऐसा है कि इतना अच्छा है कि कोई चेंज नहीं है? या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, वो बहुत दूर दृष्टि वाले थे, वो दूर की सोच सकते थे और बहुत अच्छे, ठीक है, उन्होंने सोच लिया था क्या चेंजेस होने वाले हैं और उसी के हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। मतलब अगर देखेंगे तो दोनों जवाब ठीक है, सोचा जाए तो। इट इज़ ट्रू दैट वी हैव इनहेरिटेड अ वेरी रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और बहुत ही अच्छा एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्रिएट किया है। बेसिक फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हमारा, वो बहुत सूट करता है हमारी कंट्री टाइप को। और ये भी सच बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ना बड़े फार साइटेड थे और बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए फॉर फ्यूचर सिचुएशंस। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी हर चीज़ की, हर चेंजिंग टाइम को के बारे में फार साइटनेस नहीं रख सकता है। कभी कभी उसमें चेंज होने चाहिए। नो डॉक्यूमेंट कैन बी सच दैट इट नीड्स नो चेंज। ऐसा नहीं हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट में चेंज की ज़रूरत ना हो।
यहाँ पे आपको साइड में दिया हुआ है फ्रांस के जो न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशंस थे लास्ट 200 सालों के अंदर, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो नेपोलियनिक पीरियड था, जो नेपोलियन आए वहाँ पे फ्रांस में फिर कॉन्टिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1793 है, ठीक है, वो बना फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद सेकंड फ्रेंच रिपब्लिक 1848 में शुरू हुई, थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक वो हुई 1875 में, और 1946 में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फोर्थ फ्रेंच रिपब्लिक आई, और लास्ट में 1958 में फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक आई अनदर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और आज वही कॉन्स्टिट्यूशन चालू है। तो चेंजेस होते आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हमें सर्व कर रहा है इस कंट्री को, और काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा है अगर मैं बोलूँ तो। एक आंसर्स तो हो सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, वो सोसाइटी के लेवल पे करता है, जो चेंजेस सोसाइटी के अंदर हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है कि आगे ज़रूरतें पड़ेंगी मॉडिफिकेशंस की, जैसे ही नीड्स चेंज होंगी सोसाइटी की। सेकेंडली, इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरप्रिटेशंस की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जब उसकी वर्किंग को नोटिस किया जाता है और जब डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दिए जाते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। पॉलिटिकल प्रैक्टिस की तरफ से भी देखा जाए और जुडिशियल रूलिंग्स की तरफ से, जो मैंने बताया, उन्होंने मैच्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हुए। इन फैक्टर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया है रादर देन अ क्लोज्ड एंड स्टैटिक रूल बुक। अब इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोल सकते हो? बिकॉज उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस हैं। प्लीज इसको अमेंडमेंट सीधा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, डू नॉट थिंक अबाउट दैट। यहां पे इसका मतलब यह है कि क्या आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सको, उसको एक नज़रिए से देख सको। किसी भी सोसाइटी में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो एक कॉमन चैलेंज तो फेस करते ही हैं। प्रोविजन जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नेचुरली क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? एफर्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स दैट दिस सोसाइटी इज फेसिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त सोसाइटी क्या सिचुएशन फेस कर रही है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रोवाइड करे फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल। ये भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस। जैसे ही नए चैलेंजेस आए तो उस पर रिस्पॉन्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रिपल तलाक पे हमने रिस्पॉन्ड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फ्यूचर फार साइटनेस थी कि हम ट्रिपल तलाक को अबॉलिश कर पाए। विमेन को आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूट करने के लिए हमने बात करी, तो ये फार साइटनेस दिखाती है। राइट टू प्रिवेसी है, उसको अडॉप्ट करने की क्षमता थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कंटेम्पररी रहेगा एंड समथिंग दैट हैज़ अ मोर ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस। ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे वक्त तक वो अच्छे तरीके से सर्व करे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का कब आया था? 200 साल पहले, लेकिन आज तक उसमें सिर्फ 27 टाइम्स जो हुई है वो अमेंडमेंट्स हुई हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितनी अमेंडमेंट हुई हैं और लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सी हुई है। आई होप आपको याद हो वो रिजर्वेशन रिलेटेड। साथ में अ कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रोजन और एक अनऑल्टरेबल मतलब कि उसको बदला ना जा सके, और फ्रोजन इसका मतलब कि वैसे ही रखा ना रहे, उसमें चीज़ें बदलती रहें। एक डॉक्यूमेंट है जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है और उसमें रिविजन्स की ज़रूरत होती है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है और दोबारा से री एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। ये भी सच बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हमारी सोसाइटी के। ये बात भी साथ में एक और बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रोवाइड करता है सोसाइटी की। इसी सेंस में ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटी खुद के लिए बनाती है, इसलिए जैसे ही सोसाइटी चेंज होगी वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो चेंज रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है और होता भी है। ये जो डुअल रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ लेके जाता है हमारे को स्टेटस के बारे में, कि क्या ये इतना सेक्रेड है कि क्या कभी कोई चेंज नहीं कर सकता इसको, एंड साथ में क्या ये इतना ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट है कि ये मॉडिफाई किया जा सकता है जैसे कोई ऑर्डिनरी लॉ हो। अब हमें देखना है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी रिजिडिटी के बीच में हम लोग कहाँ पे खड़े हैं।
मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के इस प्रॉब्लम से अवेयर थे और उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अबव अ प्राइमरी लॉ ऑर्डिनरी लॉ रखा और एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर जनरेशंस इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगी। साथ में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि फ्यूचर में कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। और साथ में जब वो राइटिंग व्हेन दे वर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अवेयर थे कि बहुत सारे मैटर्स ऐसे होंगे जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी होंगे। जब भी सोसाइटी किसी पर्टिकुलर ओपिनियन की तरफ बढ़ेगी और चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वुड बी रिक्वायर्ड उस टाइम पे, तो वहाँ पे आपको चेंज थोड़ा करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। इसलिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉम्बिनेशन है कि अप्रोचेस मेंशन्ड अबव, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कुछ चेंजेस होने जरूरी हैं, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट क्योंकि वो अबव ऑर्डिनरी लॉ है, एंड दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर्स चेंज, जो चेंज भी हो सकता है लेकिन साथ में उसको ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर भी रखा गया है। इन अदर वर्ड्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग, इट इज़ नॉट अनऑल्टरेबल। इसका मतलब उसको ऑल्टर किया जा सकता है, मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं। इस सेक्शन को पढ़ने के बाद अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप भी होंगे वो बड़े कंफ्यूज होंगे। तो उन्होंने आपके मन में क्या सवाल आ रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन फिर किसी लॉ की तरह ही है। ये सिंपल बताता है हमें कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं जो गवर्नमेंट को गवर्न करती है। क्या यही बात है? देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्सप्रेशन है लोगों के विल के बारे में, तो हमेशा एक प्रोविजन टू चेंज होना चाहिए आफ्टर एवरी 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेटमेंट है ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द कंट्री, कि हम लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए देयर फॉर एनी टॉक ऑफ चेंजिंग इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो अगर डेमोक्रेसी सप्लाई कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो हम जैसे ही उसे चेंज करेंगे तो क्या होगा कि डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं वो तो उसके उसके खिलाफ जाएगा ये अमेंडमेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में आगे हम ये देखेंगे चैप्टर्स में, जो आगे आने वाले हैं हमारे चैप्टर्स और जो टॉपिक्स आने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकते हैं। आपको पता है आर्टिकल 368 जो है, ठीक है, पार्लियामेंट में इन एक्साइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। पार्लियामेंट के पास डिफरेंट पावर्स होती हैं, उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होती है जिसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेके आता है। तो वो क्या कर सकता है? एडिशन कर सकता है, कुछ बदलाव लेके आ सकता है या चीज़ को हटा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल, जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके साथ करना पड़ेगा उसको। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मेकर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो बैलेंस लाना चाहते थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तभी करना है जब रिक्वायर्ड हो, लेकिन इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस, उससे बचा के रखना है हमको। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को चाहते थे फ्लेक्सिबल और रिजिड एट द सेम टाइम। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही बड़ी पावर। फ्लेक्सिबल मीन्स कि वो चेंजेस जब आएंगे तो उसको ओपन हो वो चेंजेस के लिए, और रिजिड मीन्स के चेंजेस से रेजिस्टेंट हो, कि इतने भी चेंजेस ना हो। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इजीली चेंज हो सके वो मॉडिफाई हो सके, उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड, उसको बोलते हैं वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे पास ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जानते थे कि कुछ फॉल्ट्स या मिस्टेक्स आगे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगी। उन्हें पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी फ्री ऑफ एरर्स नहीं हो सकता। जब भी ऐसी मिस्टेक्स आएंगी सामने तो वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली अमेंड किया जा सके और इस मिस्टेक से आराम से हटा जा सके। कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट वर ऑफ टेम्पररी नेचर, इसलिए कुछ टेम्पररी नेचर के भी डाले गए और डिसाइड किया गया कि उसको अगर दोबारा चेंज करना पड़े, ठीक है, और जब नई पार्लियामेंट आ जाए तो उसके हिसाब से कर सकती है। कुछ टेम्पररी चीज़ें भी डाली थी। बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेमिंग अ फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी का मतलब दो स्ट्रक्चर होंगे हायरार्की में, एंड देयर फॉर द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द स्टेट्स, उनको आप चेंज नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। बिना स्टेट्स के कंसेंट से आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है, ठीक है, इसके बारे में हम करेंगे ज़रूर बात। कुछ फीचर्स अलग जो हैं वर सो सेंट्रल टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो इतने ज़रूरी थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि आपको इन चीज़ों को चेंज से बचाना है।
ये रिजिड बनाए गए, ठीक है। तो दीज कंसिडरेशंस लेड टू डिफरेंट वेज ऑफ अमेंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन कंसिडरेशंस जो है हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं चेंज, ठीक है, और कुछ चीज़ों पे इतना सेंट्रलिटी उस पर फोकस किया गया कि यार ये चीज़ों को चेंज होने से प्लीज़ बचा लेना, ठीक है। अब हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है सिमिलरली टू एन ऑर्डिनरी लॉ, आप सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है। और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी होती है जब दोनों हाउसेज में सेपरेटली जाएगा। एक होती है कि जब आपको स्टेट्स की कंसेंट चाहिए, जब आप किसी फेडरल नेचर की चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब रिलेशन बिटवीन स्टेट्स को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, उनकी आपको हामी चाहिए। इसका मतलब अगर आपको कोई पूरी कंट्री में अप्लाई करना है और फेडरल लॉ को चेंज, मतलब फेडरल नेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, तो अगर किसी गवर्नमेंट की जो रूल है वो मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स में है, तो वो आराम से उस लॉ को अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते चलते। इसलिए बड़ी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, नोटिस करना कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। इजेंट इट द पॉलिटिक्स ऑफ दैट पीरियड, क्या उस वक्त की जो पॉलिटिक्स होगी क्या वो इसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड या फ्लेक्सिबल नहीं बनाएगी। अब जो मैंने बात बोली, क्या कनेक्ट कर सकते हैं आप इस बात से? अगर 50% स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है और फुल बहुमत है, तो वो तो आराम से किसी भी फेडरल नेचर को चेंज कर सकते हैं। वहां पे कौन बीच में आएगा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंदा भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोलते हैं कि आर्टिकल्स कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं चाहिए, और देर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन एन अमेंडमेंट एंड एन ऑर्डिनरी लॉ। आप ऑर्डिनरी लॉ बनाओ, अमेंडमेंट बनाओ, बात वही है कुछ आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स क्या हुए? बहुत फ्लेक्सिबल हुए, ठीक है। सो रीड केयरफुली द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ सम आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 2 बोलता है पार्लियामेंट बाय लॉ, सिर्फ लॉ की बात कर रहा है वो, इनटू द यूनियन के अंदर वो न्यू स्टेट्स को डाल सकता है। आर्टिकल 3 बोलता है द पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश, और वो सारी चीजें आती हैं। ये जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सी देखा हमने, इन बोथ दीज आर्टिकल्स द वर्डिंग बाय लॉ इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है कि दीज आर्टिकल्स कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट बिना किसी आर्टिकल 368 के किसी भी प्रोसीजर से जाने के अलावा। वो उसको वैसे नॉर्मली भी कर सकता है। और बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बहुत सिंपली तरीके से चेंज की जा सकते हैं। ये हम लक्ष्मीकांत के रेफरेंसेस जब देखेंगे तो उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, डोंट वरी। सारा होलसम आपको सामान देने का काम मेरा है, वो कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। और जो रिमेनिंग पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसमें आर्टिकल 368 में उसका प्रोसीजर दिया है कि उसको चेंज कैसे करना है। यहाँ आर्टिकल्स में दो मेथड्स होते हैं जैसे हमने देखा था, ठीक है, एंड दे अप्लाई टू टू डिफरेंट सेट्स ऑफ आर्टिकल्स। एक है कि आप स्पेशल मेजॉरिटी से करो, और दूसरा मेथड और ज़्यादा डिफिकल्ट है जिसमें वो बोलता है कि स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की चाहिए लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की कंसेंट चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जैसे 20, मान लीजिए 30 स्टेट्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30 स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स में से एटलीस्ट 15 स्टेट्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम 15 स्टेट्स की जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगी, वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से उन्हें वो लॉ को पास करना पड़ेगा। अगर वो पास कर दिया उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर में, इसका मतलब है टिक कर दो कि इस स्टेट ने कंसेंट दे दिया है, वहां पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए सिर्फ, ठीक है। सो नॉट ऑल द नोट that all the amendments to the constitution are initiated only in the parliament। तो कभी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा तो वो सिर्फ पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकता है वो टॉपिक। बिसाइड्स दी स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, नो आउटसाइड एजेंसी like a constitution commission or a separate body is required for amending the constitution। सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। सो अमेंडमेंट मीन्स पार्लियामेंट, ठीक है, मीन्स पार्लियामेंट। इसके अलावा कोई और इसको नहीं देख सकता। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है,
ठीक है। सिमिलरली आफ्टर द पैसेज इन द पार्लियामेंट एंड इन सम केसेस स्टेट लेजिस्लेचर्स में नो रेफरेंडम इज रिक्वायर्ड फॉर रैटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट। कोई रेफरेंडम की जरूरत नहीं है, आपको एमएलएस के थ्रू पास कराना है। कोई भी अमेंडमेंट बिल्स जो होंगे हर बिल की तरह प्रेसिडेंट की तरफ जाएंगे फॉर हिज एसेंट, लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है टू सेंड इट बैक। अब देखिए ये क्यों है ऐसा, क्योंकि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एडवाइस कर रहे हैं, इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं और किसी हद तक राज्यसभा में कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा में तो कर रहे हैं, राज्यसभा में भी कर रहे हैं। अब वो क्योंकि मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का जो एक्ट है वो किसके पास आया, प्रेसिडेंट के पास। तो सीधी सी बात है, जब प्रेसिडेंट चलता ही पूरी एड एंड एडवाइस से है, किसकी, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हाँ बोले या ना बोले, इसलिए उसको कोई पावर नहीं दी हुई कि आप वापस भेज सको। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस। ये डिटेल्स क्या दिखाती हैं कि दोनों प्रोसेस हैं, शो हाउ रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड एक अमेंडिंग प्रोसेस हो सकता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करता है। ये कहता है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर को थोड़ा सिंपल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि 368 में सब चीज़ें दी हुई हैं, तो हो गया ना सिंपल। अब कहीं से ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि यार इस आर्टिकल से हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल में हम कैसे अमेंड करेंगे, तो वो प्रोसीजर सारे दिए हुए हैं। लेकिन और अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कौन सा, कि सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, हमने जो चूज किया है रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो ही इसको देख सकते हैं और फाइनल डिसीजंस ले सकते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर। तो क्या हुआ, सोवरेनिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात करते हैं, इज द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। ये चीज़ को यूपीएससी कई बार खदेड़ चुका है, इस बात को कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री, ये प्लीज ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स सुप्रीम गारंटर और ये सब चीज़ें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होती है, कि सोवरेनिटी होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बाद कि वो फाइनल डिसीजंस ले सकते हैं। यहां कनेक्ट हो रही है बात, इज द और यही बेसिस है अमेंडमेंट प्रोसीजर का, क्या, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी की देख लेते हैं। इन द चैप्टर्स ऑन इलेक्शन चैप्टर्स एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, we have come across provisions that require special majority। वहाँ स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में हमने बताया था, ऑल बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर रिक्वायर्स दैट अ मोशन और अ रेजोल्यूशन और बिल शुड गेट द सपोर्ट ऑफ अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एट दैट टाइम। जो भी मेंबर्स वोट कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 545 या 530 मान लीजिए एक स्ट्रेंथ है आज लोकसभा की, तो 543 की सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। जो उस दिन अवेलेबल हैं, जो लोग, वैकेंसी छोड़ दो, और वहाँ पे जो लोग एब्सेंट हैं उनको भी छोड़ दो, जो वहाँ अवेलेबल है उनमें से सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो मान लीजिए अगर 247 मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस दिन एंड सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में, तो बिल 124 मेंबर की तरफ से एटलीस्ट पास हो जाना चाहिए, मतलब मेंबर्स की तरफ से पास हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट बिल में ऐसा केस नहीं है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटीज। अभी हमने नॉर्मल देखा, अब हम देखते हैं कैसे होता है जब स्पेशल मेजॉरिटीज की बात हो। इन द फर्स्ट प्लेस, दोज वोटिंग इन द फेवर ऑफ अमेंडमेंट बिल, जो अमेंडमेंट बिल के फेवर में वोट कर रहे होंगे, वो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। जैसे मान लीजिए सिंपल मेजॉरिटी में हमने क्या देखा कि लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी लोग उस दिन प्रेजेंट हैं उनमें से 50% से ज़्यादा लोग वोट दे दें उसके फेवर में।
स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है कि जो लोग प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है हमें मतलब नहीं है। आज अगर 220 लोग ही अवेलेबल हैं और 530 में जो टोटल मेंबर्स मैं मान के एग्जाम्पल चल रहा हूं, तो उस वक्त पे होना क्या चाहिए कि 500, जैसे अगर हम, मैं समझा देता हूँ होता क्या है बेसिकली। जैसे मान लीजिए सिंपल मेजॉरिटी है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 530 मेंबर्स हैं जो आज अवेलेबल हैं, उनमें से अगर 110 ने भी दे दिया या उसके बाद 111 112 जितने ने भी दे दिया, तो इसका मतलब उस फेवर में तो वही फैसला होगा उस बिल का। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है कि अगर आज 220 लोग अवेलेबल हैं, उसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है हाउस की। मान लीजिए 530 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 265 लोग चाहिए, मतलब 265 लोगों का फेवर चाहिए या अगेंस्ट चाहिए एटलीस्ट उस बिल के साथ जो भी उसका अंजाम होना चाहिए। तो अगर 220 लोग ही आए हैं आज और ये सब भी अगर फेवर में दे दें, तब भी ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 265 तो चाहिए एटलीस्ट। तो इसीलिए स्पेशल मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ सभी लोग आ रहे हैं, पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ है हाउस की वो हो, ठीक है। सेकेंडली, जो सपोर्टर्स होंगे अमेंडमेंट बिल की, उनको भी मस्ट ऑल्सो कंस्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन द वोटिंग, और साथ में जो सपोर्टर्स भी होंगे उस अमेंडमेंट बिल के, वो भी 2/3 होने चाहिए ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग, हु एक्चुअली जो वोटिंग में पार्ट ले रहे हैं। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली, दोनों सेपरेटली करेंगे, एक के पास से दूसरे के पास नहीं जाएगा, दोनों हाउस में सेपरेटली होगा और सेम मैनर में होगा, और कोई जॉइंट सेशन का इसमें रूल ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पावर दे रहा है आपको क्या करने की, कि आपको बिल पास करना है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास सेम पावर है पास करने की, और दोनों को अलग अलग ही करना है, तो जॉइंट सेशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जॉइंट सेशन में आपको पता है कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर या उसके बाद जो होंगे वो क्या करेंगे, वो देखेंगे, वो चेयरमैन बनेंगे जॉइंट सेशन के, वो बनेंगे ना लीडर जॉइंट सेशन के। और साथ में अगर आप देखोगे तो क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है राज्यसभा से, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो पावर अभी इक्वली दोनों को दी हुई है वो तो चली गई राज्यसभा के हाथ से, इसलिए जॉइंट सेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर अमेंडमेंट बिल के लिए क्या चाहिए, दिस स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, ये इस तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो अब इस सिग्निफिकेंस देख सकते हैं इस रिक्वायरमेंट की। लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, इसका मतलब कि मिनिमम 273 मेंबर्स से सपोर्ट मिलना चाहिए, इवन इफ ओनली 300 मेंबर्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग, ठीक है। तो अगर बेशक 300 लोग ही क्यों अवेलेबल ना हो या 400 ही क्यों अवेलेबल ना हो, हमें 273 तो चाहिए। द अमेंडमेंट बिल मस्ट गेट द सपोर्ट ऑफ 273 आउट ऑफ देम, ये मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन मान लीजिए 400 मेंबर्स जो हैं लोकसभा के, उन्होंने वोट कर दिया अमेंडमेंट बिल पे, सो हाउ मेनी मेंबर्स शुड सपोर्ट द बिल टू गेट द बिल पास्ड। 400 मेंबर ने वोट किया है, मान लीजिए, ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई है, 400 मेंबर ने मान लीजिए वोट किया है, कितने का क्लियर होना चाहिए, 273। इन एडिशन टू दिस, बोथ हाउस मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल विद स्पेशल मेजॉरिटी सेपरेटली, ये देखा हमने, सेपरेटली होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अनलेस, दिस मीन्स दैट अनलेस देयर टू प्रिंसिपल्स डोमिनेट द, अच्छा ओके, सो बीच में ये क्वेश्चन आ गया। दिस मीन्स कि जब तक देर इज सफिशियंट कंसेंसस, एक अमेंडमेंट जो प्रपोज की है एक गवर्नमेंट ने, जब तक उस पर पूरी की पूरी सहमति ना हो सबकी, तब तक वो पास नहीं हो सकता। अगर जो पार्टी पावर में है वो बहुत थिन मेजॉरिटी कर रही है, एक क्लिफ के ऊपर है कि वो ज़्यादा नहीं कर सकती है अरेंज अपने लिए कंसेंसस, इसका मतलब कि इट कैन पास लेजिस्लेशन ऑफ इट्स चॉइस एंड कैन गेट द बजट अप्रूव्ड, बेशक अपोजिशन अग्री करे या ना करे, ठीक है।
but it would need to take at least some opposition parties into confidence. लेकिन अभी भी क्या है कि थोड़ी सी जो पार्टीज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, अगर उसको अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द अमेंडिंग प्रोसीजर क्या है, दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन ब्रॉड सपोर्ट अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्लियामेंटेरियंस, सभी की तरफ से होना चाहिए. If those who are dissatisfied with the constitution have only to obtain a two-third majority, and if they cannot obtain even that, their dissatisfaction with the constitution cannot be deemed to be shared by the general public. इसका मतलब ये है कि अगर जो अपोज करने वाले हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, अगर वो नहीं अपनी अपोजिशन सही से दिखा पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कि आपने अमेंडमेंट बिल को रद्द करा दिया, तो बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं इसका मतलब है कि जनरल पब्लिक की तरफ से वो नहीं होना चाहिए. मतलब अगर जनरल पब्लिक सपोर्ट करती कुछ आइडियाज़ को, कुछ गवर्नमेंट की, तो फिर वो उन्हें वोट देकर उन्हें सेलेक्ट करती. तो जो सिलेक्टिंग गवर्नमेंट है उसने एक अमेंडमेंट बिल निकाला, और अगर ऑपोजिशन उसको नहीं कर पा रही है रद्द, इसका मतलब कि जनरली जो हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो भी नहीं चाहती कि ये लॉ अमेंडमेंट बिल जो है वो रद्द हो. ठीक है. अब रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स हैं. मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग लगना नहीं चाहिए. मैं हर चीज़ को बड़े स्लोली और आराम तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी सफिशिएंट नहीं है. जब एक अमेंडमेंट क्या करे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश करे, या फिर रिप्रेजेंटेशन को चेंज करने की कोशिश करे, तो वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी तो होनी ही चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेट से भी कंसेंट लेनी ज़रूरी है. फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमने जो इससे पहले चैप्टर्स गए हैं उसमें देखा है, लेकिन अभी हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है. फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर जो है स्टेट्स की, वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पे नहीं होनी चाहिए कि वो कभी भी उसको चेंज करके और बदल दें, उसे मॉडिफाई कर दें. ऐसा नहीं होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कैसे, कि लेजिस्लेचर ऑफ हाफ द स्टेट्स हैव टू पास द अमेंडमेंट बिल, इससे पहले कि अमेंडमेंट अफेक्ट में आ सके. वी कैन से दैट फॉर सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जहां पे ग्रेटर या फिर वाइडर कंसेंसस की ज़रूरत है. ठीक है. दिस प्रोविजन ऑल्सो रिस्पेक्ट्स द स्टेट्स, और उनको पार्टिसिपेशन की फीलिंग देती है इस प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट में. साथ ही में केयर रखी गई है इस बात की भी कि फ्लेक्सिबल रहे इवन इन इट्स मोर रिजिड फॉर्मेट, कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, इसलिए कंसेंट ऑफ ओनली हाफ द स्टेट्स इज रिक्वायर्ड. एंड जैसे मैंने बताया था कि सिंपल मेजॉरिटी भी चलेगी. जितने मेंबर्स आज स्टेट लेजिस्लेचर में अवेलेबल हैं, उतने में से 50% से ऊपर बस उसको क्लियर कर दें. बस इनको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए अगर आपको कंसेंट चाहिए इन स्टेट से. इसलिए जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, ये मतलब आप इसको इम्प्रैक्टिकल नहीं बोल सकते. बेशक कितनी ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस क्यों ना हमने डाल रखी हो, आसानी से हो जाता है, जो कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो डेटा है उसको देख के, लिस्ट जो है इतनी बड़ी, इतने अमेंडमेंट बिल्स और इतने अमेंडमेंट एक्ट्स हो चुके हैं, इसका मतलब है कि आप इसको इम्प्रैक्टिकल नहीं बोल सकते. चेंजेस तो हो रहे हैं. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समराइज कर सकते हैं, ठीक है, कि इट कैन बी अमेंडेड लार्ज स्केल कंसेंसस. अगर आपके पास बहुत सारे लोगों की सहमति हो तो आप कर सकते हैं. ठीक है. द फाउंडिंग फादर्स दे टुक गुड केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कभी भी इजी टैम्परिंग के लिए सब्जेक्टेड ना हो. ये ना हो कि आता जाता इंसान छोटी सी मेजॉरिटी लेने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाए जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए. एंड येट फ्यूचर जनरेशंस वर गिवन द राइट टू अमेंड एंड मॉडिफाई. फ्यूचर जनरेशंस को ये हक दिया कि आप अमेंड और इसको बदलाव इसमें ला सकते हो जैसे ही कंडीशंस चेंज हो. ठीक है. तो ये है सब्जेक्ट ऑफ अमेंडमेंट. यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल मेजॉरिटी और ये रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट. तो कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होंगी जिससे आपके स्टेट और सेंटर का, ठीक है, जो रिलेशन है वो चेंज होगा, और किस में चेंज नहीं होगा वो रिलेशन, और स्पेशल मेजॉरिटी से आप वो निकाल सकते हो. ठीक है. तो ये आपको ट्राई करना है, सोच के देखना है. ठीक है.
वाई हैव देयर बीन सो मेनी अमेंडमेंट्स? जनवरी 26 2019 को देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 69 ईयर्स कंप्लीट किए और इस सालों में 103 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। ठीक है, और इतना डिफिकल्ट मेथड हमने देखा है तो इसमें इसके हिसाब से तो दिखता है कि अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि इतनी सारी अमेंडमेंट्स हुई कैसे और इसका मतलब क्या है। पहले हम देखते हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री अमेंडमेंट्स की। ठीक है, द सेम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट वेज, ग्राफ्स बिलो दीजिए दिया हुआ, देखते हैं अभी उसको। फर्स्ट ग्राफ जो है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो हर 10 सालों के अंदर हो रही है। द बार इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन दैट पीरियड। ठीक है, 10 साल के उसमें लिया हुआ इन्होंने। ठीक है, तो अच्छा इसमें डेटा पढ़ लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स कहाँ हुई है, देख लेते हैं। सेकंड ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है कि टाइम टेकन फॉर एवरी 10 अमेंडमेंट्स। तो देखने को क्या मिलेगा कि बार डिपिक्ट क्या करता है कि 10 अमेंडमेंट्स कितने उसमें हुई, ये सेकंड है कि 10 सालों में कितनी अमेंडमेंट हुई, और यहाँ पे कि 10 अमेंडमेंट के लिए कितने साल लगे हैं। ठीक है, उसके बाद ओके, स्पैट ऑफ 3 years बिटवीन। अच्छा क्या लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड द सेकंड ग्राफ टेल्स वन मोर स्टोरी, एक और स्टोरी बताता है कि 10 अमेंडमेंट्स टुक प्लेस बिटवीन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 years बिटवीन 1974 एंड 1976। मतलब इन 3 सालों में ही 10 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई, और आपको पता भी है ये कौन सी अमेंडमेंट्स थी, 42nd 44th 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। और फिर अगले 3 साल में 2001 से 2003 अगर हम देखें तो 10 अमेंडमेंट्स ली गई। इस पॉलिटिकल हिस्ट्री जो कंट्री है हमारी, तो ये दो पीरियड जो हैं ये बहुत डिफरेंट हैं। फर्स्ट जो था वो कांग्रेस डोमिनेशन का था, कांग्रेस पार्टी के पास मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने फिर ये अमेंडमेंट्स लाए। साथ में जब 2001 से 2003 देखे तो कोalition पॉलिटिक्स का टाइम था। वो एक पीरियड था जब डिफरेंट पार्टीज वर इन पावर डिफरेंट स्टेट से, और राइवलरी चल रही थी बीजेपी और उसके ओपोनेंट से। तो ये फीचर था एक पीरियड का इसका, और उसके बावजूद भी इसने भी 10 अमेंडमेंट्स देखी इन जस्ट 3 years। So the incidence of amendments is not dependent merely on the nature of majority of the ruling party alone। मैं सच बता रहा हूँ, किसी दिन भी कॉन्स्टिट्यूशन से इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी के, कि अगर आपको अमेंडमेंट्स मतलब जनरली ये बोल सकते हैं स्टेटमेंट, जनरली जो इंसिडेंट्स होते हैं अमेंडमेंट्स के, दे आर डिपेंडेंट मेयरली ऑन द नेचर ऑफ मेजोरिटी। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और विद स्टेटमेंट्स पूछा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है कि सिर्फ मेजोरिटी पे बेस्ड नहीं होती, क्योंकि हमने 2 पीरियड्स देखे हैं जहाँ पे अमेंडमेंट्स देखी गई हैं। हमेशा क्रिटिसिज्म होता है इन नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स की कितनी बार चेंज कर दिया। बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, और इस अगर देखा जाए तो 103 अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन 69 ईयर्स, और वहीं पे 200 साल 27 बार अमेंडमेंट हुई है। जब हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने चुन्नी मुन्नी वाले जो फिगर्स दी होती हैं उसमें देखा हमने, ये जो 2 ग्राफ्स हैं ऊपर, ये सजेस्ट करती हैं कि अमेंडमेंट सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से नहीं है। मतलब फर्स्ट डेकेड को अगर छोड़ दें, जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सब डेकेड ने हमेशा अमेंडमेंट्स को देखा है होते हुए। इसका मतलब कि जैसी भी पॉलिटिक्स रही है, कोई भी पार्टी रही है पावर में, अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी वक्त बदलते हुए वक्त के साथ। मतलब अगर पॉलिटिकल ही ऐसा होता तो स्टार्टिंग में जो पार्टीज थी वो अपना सारी चीज़ें कर लेती। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, इसका मतलब जो उनके सेल्फिश इंटरेस्ट थे उसके हिसाब से वो अमेंडमेंट सारी कर लेते एक बारी में। लेकिन टाइम के साथ साथ हुआ, इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस नहीं थी, ये टाइम के साथ साथ ज़रूरत था बदलना। ठीक है, वॉज दिस बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसीज ऑफ द ओरिजिनल? क्या ये मान सकते हैं हम कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडिक्वेट नहीं था इतना, और इसलिए इतना चेंज करना पड़ रहा है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? कंटेंट्स देख लेते हैं जो आज तक अमेंडमेंट हुई है। अमेंडमेंट आज तक जो हुई हैं वो 3 ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में वो अमेंडमेंट्स हैं जो टेक्निकल हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर हैं, और या फिर सिर्फ क्लैरिफिकेशंस या एक्सप्लेनेशंस और छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस है। टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया है, जैसे 10 से 20 साल कर दिया, 20 से 50 साल कर दिया, तो टेक्निकली चेंज किया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर पे चेंज किया है। वो लीगल सेंस में अमेंडमेंट्स हैं,
लेकिन देखा जाए दे मेड नो सब्सटैंशियल डिफरेंस टू द प्रोविजंस। कोई सब्सटैंशियली चेंज नहीं किया आपने कि पूरा मतलब ही चेंज कर दियो, ऐसा नहीं है। ये ट्रू है ऑफ द अमेंडमेंट दैट इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस 60 टू 62 कर दिया हमने, और सुप्रीम कोर्ट का 65 है जो 15th अमेंडमेंट से हमने किया। सिमिलरली अगर देखेंगे तो सैलरीज हैं जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, उनको इंक्रीज किया गया 54th अमेंडमेंट से। तो आप देख रहे हैं कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की अमेंडमेंट्स है, कुछ खास मतलब चेंज नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमें एक और एग्जाम्पल देखना ज़रूरी है, जो रिजर्व्ड सीट्स हैं लेजिस्लेचर में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। तो ओरिजिनल प्रोविजन बोलता था कि ये रिजर्वेशन कितने साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हो या इसको ख़त्म कर सकते हो। इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन, ताकि हो सके, तो इट वॉज नेसेसरी कि इसको बढ़ाया जाए फिर 10 साल के लिए। तो इसलिए हर 10 साल के लिए अमेंडमेंट बनाई गई, अमेंडमेंट की गई, ताकि एक्सटेंड पीरियड करा जा सके किसका, ये 10 साल से और एक्सटेंड किया जा सके। इससे 6 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो क्या हुआ, सिर्फ आपने आगे बढ़ाया है, कोई खास इसमें चेंज नहीं लेके आए हो। लेकिन इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया है कोई ओरिजिनल प्रोविजन में। तो इस सेंस में भी ये एक टेक्निकल अमेंडमेंट है, और खास इसने कोई कोई लार्ज फिलोसॉफिकल चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं क्रिएट किया है। Do you remember the discussion in the chapter 4 about the role of the president? ये हमने नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा क्या बात कर रहे हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, अज्यूम किया गया था कि हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होगी, हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होगा वो इट वुड अवाइड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बाद में लिखा गया बाय अ लेटर अमेंडमेंट व्हेन आर्टिकल 74 क्लॉज 1 वाज अमेंडेड, इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए कि ये जो एडवाइस भी है ये बाइंडिंग होगी। सो प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उसको एडवाइस के हिसाब से चलना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ये तो पता था हमें, लेकिन इसको लिखा गया स्पेसिफिकली जब अमेंड किया गया आर्टिकल 74 क्लॉज 1। ये होता है पहला ब्रैकेट क्लॉज 1, और उसके बाद जो ब्रैकेट होता है उसको सब क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। रियलिटी में देखा जाए तो दिस अमेंडमेंट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो पहले से था बस उसको लिख दिया। ठीक है, एक उसको एक लैंग्वेज दे दी है, एक एक ऐड कर दिया उसको। ठीक है, तो अमेंडमेंट क्या था, सिर्फ बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, बस समझाने के लिए। अब डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस देख लेते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो बाय प्रोडक्ट हैं किस चीज़ का, जो हमने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ली हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो जुडिशरी ने दी हैं। तो कुछ अमेंडमेंट्स उसका बाय प्रोडक्ट है कि उन्होंने कुछ इंटरप्रिटेशंस दी कॉन्स्टिट्यूशन की, और फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए लॉ बना दिया। जब ये क्लैश हुई, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ये इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, और जुडिशरी बोल रही है हम ये इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। और ये 1970s के आसपास बहुत चला था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। हमेशा इस कंट्री में देखा गया है ये, आई वुड लव टू मेंशन इट, कि जब जब पॉलिटिक्स जो है वो बहुत मेजॉरिटी और पावर में रही है, तब तक जुडिशरी का जो रोल है वो कम हो गया। और जब जब जो गवर्नमेंट्स हैं वो काफ़ी वीक रही हैं, तब तक जुडिशरी ने एक बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले किया है। ठीक है, तो जब ये क्लैश हुई तो पार्लियामेंट को एक अमेंडमेंट इंसर्ट करनी पड़ी, ये बोल के कि वन पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन एज द ऑथेंटिक वन, कि ये बोल दिया कि जो हमारी इंटरप्रिटेशन है ये ऑथेंटिक है, और ये डाल दी गई। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरप्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो अपने पावर का जो स्कोप है, जो लेंस है उनका, जिस नज़रिए से वो देख रहे हैं, उसके हिसाब से वो इंटरप्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, और अपने अलग अलग पावर्स से डिफरेंट तरीके से उसको अमेंड करेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट ने अग्री नहीं किया विद द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि अमेंड करने की कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन को, टू ओवरकम द रूलिंग ऑफ द जुडिशरी, के जुडिशरी ने जो इंटरप्रिटेशन दी है वो अच्छी नहीं लगी सरकार को, तो सरकार ने उसके खिलाफ अमेंडमेंट कर दी। तो इन द पीरियड बिटवीन 1970 एंड 75 ये सिचुएशन बहुत बार आई।
जुडिशरी के चैप्टर में हमने ऑलरेडी देखा कि इश्यूज ऑफ डिफरेंस बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, ये हम देखेंगे जुडिशरी में, डोंट वरी। अभी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर ऊपर से देखना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप था फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। द अदर वॉज स्कोप ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, के प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा फंडामेंटल राइट्स का पहले पार्ट था, ठीक है। तो वन वॉज द रिलेशन बिटवीन एक फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, फंडामेंटल राइट जो सिटीजन्स के लिए होता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट के लिए होता है। स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड थर्ड क्या था, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों पे जाके कहीं पे इश्यूज होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। तो 1970 टू 75 के बीच में पार्लियामेंट ने बहुत अमेंडमेंट्स बनाई ताकि ये इंटरप्रिटेशंस जो आ रही हैं जुडिशरी की तरफ से इसको ओवरकम कर सकें और खारिज कर सकें। इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो 1970 टू 75 थे, बहुत पॉलिटिकल इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे थे। तो दिस हिस्ट्री ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है। तो उसको किस कंटेक्स्ट में समझा जा सकता है? ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सिर्फ पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में माना जा सकता है कि 1970 से 75 के बीच में जो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई थी वो पॉलिटिक्स की वजह से होती, क्योंकि पॉलिटिक्स बदल रही थी धीरे धीरे, ठीक है। अमेंडमेंट्स थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस, कि पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिशियंस सोच ले कि ये होना चाहिए तो वो होगा, देखते हैं। थर्डली, देर इज अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ अमेंडमेंट्स। दो हमने देख ली, फर्स्ट जो टेक्निकल नेचर की थी और सेकंड इंटरप्रिटेशन के ऊपर थी, ठीक है, कि उन्होंने इंटरप्रेट किया और चीज़ों को लिख दिया जो ऑलरेडी था, तो उसको अच्छे से डिफाइन कर दिया बस। अब आती है एक अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ अमेंडमेंट्स जो किस वजह से बनाई गई, जो पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी उसके हिसाब से बनाया। ये बोल सकते हैं हम कि दिस कंसेंसस मेड इट नेसेसरी कि कुछ चेंजेस बनाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो सोसाइटी की वो दिखा सके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इनफैक्ट मेनी ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ पोस्ट 1984 पीरियड इस ट्रेंड को दिखाते हैं, ठीक है। याद एक क्वेश्चन पूछा था हमने ऊपर अबाउट द पेक्यूलियरिटी दैट इवन व्हेन देयर वर कोalition गवर्नमेंट्स दिस पीरियड सॉ सो मेनी अमेंडमेंट्स। ये देखा था हमने कि बेशक मान लो कि एक सिंगल मेजर रूलिंग पार्टी ना हो और कोalition पार्टीज थी, तब भी हमने बहुत सारी अमेंडमेंट्स देखी है। रीज़न क्या है कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी, दे वर बेस्ड ऑन एन इवॉल्विंग कंसेंसस। ये एक कंसेंसस मतलब ये जो सहमति है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी कुछ इश्यूज के ऊपर, जैसे एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट थी, 10th शेड्यूल ऐड किया गया। इसने देखी, इस पीरियड ने देखी सॉ सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस। इसका मतलब पॉलिटिकली पार्टीज और लीडर्स इधर उधर जा रहे थे, तो ऐसी सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स देखी इस टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट्स, ठीक है, 52nd एंड 91st, इन अमेंडमेंट्स में इंक्लूड क्या क्या था? 61st अमेंडमेंट जो वोटिंग एज के लिए थी, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स फंडामेंटल जो लोकल गवर्नमेंट्स की हमें ज़रूरत थी वो आया। सेम पीरियड में बहुत अमेंडमेंट्स थी जिन्होंने क्लैरिफाई किया और एक्सपैंड किया स्कोप ऑफ रिजर्वेशंस इन जॉब्स एंड एडमिशंस। फिर 1992 और 1993 के बाद एक ओवरऑल कंसेंसस इमर्ज हुआ कंट्री में इस मेजर्स के साथ में, और इसके बाद क्या हुआ कि फिर इसके हिसाब से अमेंडमेंट्स पास भी हुई बिना किसी डिफ़िकल्टी के। हालांकि यहाँ पे इस टाइम पे क्या चल रहा था? कोalition गवर्नमेंट्स चल रही थी। अब कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स भी हुई हैं कुछ। हमारे डिस्कशन में हमने देखा कि डिस्कशन सो फार शुड नॉट क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट देयर हैज़ नेवर बीन एनी कंट्रोवर्सी। ये नहीं मान सकते, ये जो इतनी अच्छी हमने चिपड़ी चुपड़ी बातें की हैं कि कभी कंट्रोवर्सी ही नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने हुए। जबकि देखो तो अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड 1970 टू 1980 इसने बहुत एक लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट करी सुप्रीम कोर्ट एंड द मेजॉरिटी गवर्नमेंट के बीच में। एक टसल बन रखी थी, बहुत ज़्यादा टग ऑफ वॉर थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी जो ऑपोजिशन में थी 1971 टू 76 में, उन्होंने बहुत सारी अमेंडमेंट्स देखी जो रूलिंग पार्टी की तरफ से की गई ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को दबाया जा सके। पर्टिकुलर देखा जाए तो 38th, 39th एंड 42nd अमेंडमेंट्स थी, वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स थी अभी तक। इन 3 अमेंडमेंट्स ने
बैकग्राउंड में इंटरनल इमरजेंसी चल रही थी, उस बैकग्राउंड में ये अमेंडमेंट्स करी गई थी, ठीक है, जून 1975 से। दे सॉट टू मेक बेसिक चेंजेस इन मैनी क्रूशल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन की ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं क्रूशियल पार्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसमें। 42nd अमेंडमेंट जो है was particularly seen as a wide ranging amendment जिसने लार्ज पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। ये एक अटेम्प्ट भी था ताकि रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो केशवनंदा भारती केस 1973 में दी उन्होंने, उसको भी जो है ओवरराइड किया जा सके। हालांकि लोकसभा की जो ड्यूरेशन था उसको भी बढ़ाने की कोशिश की 5 से 6 साल की वजह से। अच्छा, लोकसभा की ड्यूरेशन एक्चुअल में कब बढ़ सकती है, कौन से ऐसे केसेस होते हैं, प्लीज लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इन द चैप्टर ऑफ राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है, तो वो कब किया गया, दे वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट एक्ट, और कौन सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और साथ में 42nd अमेंडमेंट एक्ट रिस्ट्रिक्शंस डालता है ऑन द रिव्यू पावर जुडिशरी के, जुडिशियल रिव्यू क्यों जो है जुडिशरी के पास जो एक पावर है उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस डालता है। उस टाइम पे बोला जा रहा था कि ये अमेंडमेंट जो है दिस वाज प्रैक्टिकली अ री राइटिंग ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रखने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप जानते हैं कि जो ये अमेंडमेंट थी, इन्होंने प्रियम्बल को भी चेंज किया और 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, 53 आर्टिकल्स तक को चेंज किया। बहुत सारे एमपीज जो अपोजिशन पार्टीज में थे वो जेल में थे फिर जब ये अमेंडमेंट आई पार्लियामेंट के अंदर। इस बैकड्रॉप में इलेक्शंस हुए 1977 में और रूलिंग पार्टी हार गई। बहुत बड़ा सदमा लगा। एक न्यू गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि बहुत ज़रूरी है कि ये जो 43rd और 44th अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, इनको वापस किया जाए। जैसे ही अमेंडमेंट्स आके चेंज किया इतना कॉन्स्टिट्यूशन को, इनको वापस ले जाया जाए, इनको कैंसिल करो, खारिज करो, रद्द करो। तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस जो 38, 39 एंड 42nd अमेंडमेंट से भी आए थे उनको भी चेंज किया और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को रिस्टोर किया गया बाय दीज अमेंडमेंट्स। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। सो इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। डिडंट आई से दैट दिस एंटायर थिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज लिंक्ड टू पॉलिटिक्स रादर देन लॉ? लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हाँ ठीक है, मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं वो पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के ऊपर बेस्ड हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्पायर कर सकती है कोई और तरीके से और कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्पायर कर सकती है कोई और तरीके से, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब बेस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इससे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। वन थिंग दैट हैज़ हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, जो हमारे एक चीज़ जिसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहा है हमारे एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, एक थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी केशवनंदा भारती केस 1973 में। इस रूलिंग ने कंट्रीब्यूट किया है एवोल्यूशन होने में कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत तरीके से। जैसे इसने स्पेसिफिक लिमिट्स डाली है पार्लियामेंट पावर पे कि आपके पास जो पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर है, उसमें थोड़ी लिमिट्स डाली हैं कि आप अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ सकते। ये अलाउ करती है पार्लियामेंट को कि आप एनी एंड ऑल, कोई भी या सभी पार्ट्स को चेंज कर सकते हो इस लिमिटेशन में रहते रहते। ये जुडिशरी को एक फाइनल अथॉरिटी बना देती है कि एक अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है या नहीं कर रही है। एंड मैं एक बात और बता दूं, जब एक बिल डाला जाता है पार्लियामेंट में तब उस पर जुडिशियल रिव्यू काम नहीं कर सकता, तब तक उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकती जब तक वो बिल एक्ट ना बन जाए या उसको लागू ना कर दिया जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती है। तो बहुत अपोजिशन पार्टीज जब ये बोलती हैं कि बिल ले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोलती है कुछ करो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट को। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपका जब ये बिल एक्ट बन जाए तब सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 1973 में, और लास्ट 40 सालों में ये डिसीजन ने बहुत सारी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न किया है और सभी इंस्टीट्यूशंस जो कंट्री के अंदर हैं उन्होंने थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया है।
So it is the judiciary that has the final word. Is this also judicial activism? एक्टिविज्म का मतलब कि जुडिशरी अपने हिसाब से नई नई चीज़ें करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो है उसको हैम्पर कर सकती है। इसके बारे में हम आराम से देखेंगे जब जुडिशरी में मैं समझाऊंगा आपको जुडिशरी का एक एक एंगल। ठीक है। इनफैक्ट द थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये खुद में एक एग्जाम्पल है एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। कोई भी मेंशन ऑफ दिस थियरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आया है। इसलिए जुडिशरी और उसकी इंटरप्रिटेशन ने अमेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशन को विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट। ये इस चीज़ का एक बहुत बड़ा आंसर है जो यहाँ पे चुन्नी ने पूछा था। सो इज लिंक टू पॉलिटिक्स रादर देन लॉ। ठीक है। तो मान के ये चलिए कि ना ही पॉलिटिक्स है ना ही लॉ से है, बेसिकली ये फिलॉसफी और एस्पिरेशंस पे बेस्ड है। बिना किसी अमेंडमेंट के प्रैक्टिकली अमेंड कर दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को। सभी लिविंग डॉक्यूमेंट्स इसी मैनर में इवॉल्व हुए हैं थ्रू डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉम्पिटिशंस एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। 1973 से कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इलैबोरेट किया है इस थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को। हर मुकाम पे बताया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, एंड गिवन इंस्टांसेस ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट नॉट। एक सेंस में देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर एक हैज फर्दर कंसोलिडेटेड, इसने जो बैलेंस है ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, इसको बैलेंस करने की अच्छे तरीके से कोशिश करी है बाय सेइंग दैट सर्टेन पार्ट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। कुछ बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसने रिजिड नेचर प्रोवाइड किया है उन एलिमेंट्स का सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि जबकि कहीं कहीं बोला है कि आप एनी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बस बेसिक स्ट्रक्चर का प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द लेट 90s एफर्ट्स बनाए गए कि रिव्यू किया जाए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। 2000 में एक कमीशन सेटअप की गई ताकि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए। ठीक है। किस में? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वेंकटाचलैया उनके अंदर बनी है। ऑपोजिशन पार्टीज और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको बॉयकॉट किया कि यार तुम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या कर रहे हो ये, वाइल अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी सराउंडेड। ठीक है। दिस कमीशन, ये कमीशन स्टक टू द थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और इसने कुछ सजेस्ट नहीं किया कोई मेजर कि जो एंडेंजर करे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। ये दिखाता है द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। क्या ये लिखी थी? नहीं। क्या शुरुआत में थी? नहीं। क्या कोई लॉ बनाया गया? नहीं। क्या कोई अमेंडमेंट की गई? नहीं। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे जुडिशरी इंटरप्रिटेशंस जो हुई थी उसने हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा बदला है। सभी डिसीजंस में, या ऑलमोस्ट मान लीजिए ऑलमोस्ट सभी डिसीजंस में, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बोला है कि वो 50% से एक्सीड नहीं कर सकती ऑफ टोटल सीट्स। अगर 100 सीट्स हैं तो सिर्फ 50% ही रिजर्व हो सकती हैं, मतलब 50 ही रिजर्व्ड हो सकती हैं, अदरवाइज जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रहेंगी। अब ये एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल मान लिया गया है। Similarly, in the case involving reservations for other backward classes जो OBCs के लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया इंट्रोड्यूस किया ऑफ क्रीमी लेयर। ठीक है। एंड रूल्ड दैट पर्सन्स बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, जो इस क्रीमी लेयर्स की कैटेगरी से जो बिलोंग करेंगे उनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे अंडर रिजर्वेशंस, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही काउंट होंगे। सेम मैनर जुडिशरी हैज कंट्रीब्यूटेड टू एन इनफॉर्मल अमेंडमेंट by interpreting various provisions। इनफॉर्मल अमेंडमेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट के थ्रू अमेंड नहीं किया हुआ, इनफॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड किया है बाय इंटरप्रेटिंग वेरियस प्रोविजंस, बहुत सारे प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हुए, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो है, एंड राइट टू फॉर्म एंड मैनेज माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत सारी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनफॉर्मल इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। These are instances of how rulings by the court contribute to the evolution of constitution। पहला हमने देखा कि कैसे पार्लियामेंट्री लॉ की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में एवोल्यूशन आ सकते हैं, और दूसरा कि रूलिंग्स जो कोर्ट की तरफ से होती हैं उससे कैसे हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट,
हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, लेकिन उसका आखिरी में हम मतलब क्या देखेंगे? जैसे लिविंग बीइंग होता है, बिल्कुल हूबहू उसी तरह ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये नई सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस पे रिस्पॉन्ड करता है जो वक्त के साथ आती हैं। एक लिविंग बीइंग की तरह वो रिस्पॉन्ड करता है टू एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस क्या रहा है सोसाइटी का उस मैटर को लेके। जैसे राइट टू प्रिवेसी है, क्या मैटर था? राइट टू प्रिवेसी था। एक्सपीरियंस क्या था? कि लोग चाहते थे कि उनकी प्रिवेसी को एक्सेप्ट किया जाए और रिस्पेक्ट किया जाए। तो उस हिसाब से राइट टू प्रिवेसी को भी एक फंडामेंटल राइट्स में डाला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। In fact, that is the answer to the riddle we mentioned at the beginning about the durability of the constitution. ये जो पहले हमने ड्यूरेबिलिटी की बात की थी, ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को साफ साफ दिखाता है। इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी उस पर इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, बिकॉज उसकी एबिलिटी है कि वो डायनामिक रहे, चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, ओपन टू इंटरप्रिटेशंस रहे, कि उसमें लिखी हुई चीज़ों में भी अगर थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन कर ली जाए तो उसके लिए भी ओपन है, एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग सिचुएशन, कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड भी कर लेता है सिचुएशन जब बदलती है। ये होता है हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का जीता जागता उदाहरण। एक डेमोक्रेसी के अंदर प्रैक्टिसेस और आइडियाज़ जो होते हैं वो इवॉल्व करते रहते हैं, जैसे ही सोसाइटी एंगेज करती है, एक्सपेरिमेंटेशंस कर रही होती हैं, तो उसके हिसाब से, उस प्रैक्टिसेस और आइडियाज़ के हिसाब से डेमोक्रेसी में चीज़ें बदलती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है एंड येट अलाउज फॉर एवोल्यूशन, और साथ में एवोल्यूशन को भी अलाउ करता है जो नई प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो इससे वो ना ही सिर्फ ड्यूरेबल बनता है, बट एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट बनता है फ्रॉम द सिटीजन्स। एक रिस्पेक्ट आती है कि येस द कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्यूरेबल एंड डायनेमिक एट द सेम टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाया है? अब इस बारे में हम देखते हैं लास्ट 60 सालों में क्या हुआ है कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस आई हैं पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इस कंट्री के अंदर, एंड हमने एक ब्रीफ रेफरेंस टू सम ऑफ दीज इन द चैप्टर ऑलरेडी, हमने इसका ब्रीफ रेफरेंस लिया है, इस एनसीईआरटी में है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉ वाले इश्यूज को देखेंगे तो सबसे सीरियस क्वेश्चन है जो बार बार आया है 1950 से, वो आया है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसी वजह से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि उनको एक अपर हैंड मिलेगा ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। कि अगर डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों के हाथ में होना चाहिए, तो इसका मतलब जो पार्लियामेंट है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली, तो वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से ऊपर होनी चाहिए। साथ में क्या हो रहा है कि देयर इज द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का भी आ जाता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा माने या पार्लियामेंट को बड़ा माने, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है, अब लोगों के बनाए हुए पार्लियामेंट जो है उसको बड़ा माने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बड़ा माने, और इसने पावर्स दी है इन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को। देयरफॉर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट इस फ्रेमवर्क में ऑपरेट करनी चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट्स के बारे में नहीं होती या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में नहीं होती, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग द इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना और अच्छे से इन इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग को देखना। सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए लोगों को, एंड बैलेंस क्रिएट करना चाहिए दोनों के बीच में। कंट्रीब्यूशन देखते हैं जुडिशरी का। ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने सोचा कि उसके पास पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक लॉज एंड अमेंडमेंट्स, ताकि इंटरेस्ट जो हैं पुअर के, बैकवर्ड के एंड नीडी के, उनको फुलफिल करा जा सके। जुडिशरी ने इंसिस्ट किया कि वो होने चाहिए, लेकिन एक फ्रेमवर्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया है। इसलिए ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। एंड प्रो पीपल मेजर्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी फ्रेमवर्क में काम करना है, और प्रो पीपल मेजर्स मतलब लोगों के हित में काम करना है। should not bypass the legal procedures, because once you bypass laws,
बेशक वो अच्छी इंटेंशन से ही क्यों ना हो, अगर आप लॉज को बाईपास कर दोगे तो वो एक एक्सक्यूज दे सकता है एक पावर होल्डर्स को कि अपनी पावर आर्बिट्रेरीली एक्सरसाइज कर सकें। और डेमोक्रेसी इज एज मच अबाउट चेक्स ऑन आर्बिट्री यूज ऑफ पावर एज इट इज अबाउट वेलबींग ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी उतनी ही ज़रूरी है वेलबींग ऑफ पीपल के लिए जितना वो चेक्स डालेगी ऑन दी आर्बिट्ररी, के पावर है हद से बाहर ना चली जाए, वो भी काम डेमोक्रेसी का है। सक्सेस जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग में, वो लाइज इन रिजॉल्विंग दीज टेंशन। ये सक्सेसफुल क्यों हुआ है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन टेंशंस को रिजॉल्व करने का पूरा वो है, वर्किंग है। जुडिशरी इनका फेमस केशव नंदा रूलिंग जो हुई थी, उसमें एक रास्ता ढूंढा कि जो ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही है बाय टर्निंग टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन इट्स लेटर। कि सिर्फ आप ये मत देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अंडरस्टूड। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करोगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये कहीं लिखा नहीं हुआ, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ लिखी हुई चीज़ों पे नहीं ध्यान देना। ना ही कहीं पे बोलता है कि देर आर सच पार्ट एज बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। इस सेंस में बेसिक स्ट्रक्चर थियरी जो है वो सिर्फ एक इन्वेंशन है जुडिशरी की। लेकिन हाउ डिड इट इन्वेंट सच अ नॉन एग्जिस्टेंट थिंग? कैसे इसने की वो नॉन एग्जिस्टेंट थिंग इन्वेंट? एंड हाउ इज इट दैट ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस ने एक्सेप्ट किया इसको पिछले 40 सालों से? यहां पे एक डिस्टिंक्शन होती है बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर जो लिखा हुआ है और स्पिरिट जो वो कहना चाहती है। समझो इस बात को। द कोर्ट केम टू द कंक्लूजन, कोर्ट एक कंक्लूजन पे आया कि जब एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए क्या, कि इंटेंशंस क्या है उस डॉक्यूमेंट की। सिर्फ टेक्स्ट लिख देना लॉ का वो कम इम्पॉर्टेंट है, जबकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सोशल सर्कमस्टांसेस और एस्पिरेशंस जो हैं लोगों के, जिन्होंने वो प्रोड्यूस किया है डॉक्यूमेंट। जिस एस्पिरेशंस की वजह से वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो ज़्यादा बड़ा होता है किस चीज़ से, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस लॉ के अंदर। द कोर्ट वॉज लुकिंग एट द बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। ये क्या किया है उन्होंने? ये बैलेंस करने की कोशिश की है, लेटर जो लिखा हुआ है और स्पिरिट जो वो चाहता है, बोलना चाहता है, जो उसके बीच में बैलेंस क्रिएट किया है। लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप की मैच्योरिटी भी देखिए। अब हमने देखा कि रोल ऑफ जुडिशरी है, जो पैराग्राफ हमने देखा। एक और चीज़ वो सामने लेके आता है कि इन द बैकग्राउंड ऑफ फियर्स कंट्रोवर्सी जो चल रही थी 1967 से 1973 तक, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव ने रियलाइज़ किया कि एक बैलेंस और लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ज़रूरी था। जब सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा केस का, ठीक है, दिया ये रूलिंग, तो सम अटेम्प्ट्स वर मेड टू आस्क द कोर्ट टू रिकंसिडर इट्स रूलिंग। तो बोला गया कोर्ट को कि आप रिकंसिडर करो जो आपने ये फैसला दिया है। जब ये फेल हो गए तो 42nd अमेंडमेंट बनाया गया एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को सबसे ऊपर रख दिया गया कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से तो ऊपर ही रहेगी पार्लियामेंट के बनाए लॉज। बट द कोर्ट अगेन रिपीटेड इस स्टैंड को, जो उसने दिया था, इसको दोबारा रिपीट किया इन्होंने मिनर्वा मिल्स केस 1980 के अंदर। देयरफॉर इवन 4 डिकेड्स आफ्टर जो केशव नंदा केस आया, ये रूलिंग अभी भी डोमिनेट करती है हमारी इंटरप्रिटेशन किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स, साथ में गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, उन्होंने ये आइडिया को, बेसिक स्ट्रक्चर के आइडिया को एक्सेप्ट किया। जबकि वहाँ पे देयर वाज टॉक अबाउट रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने भी ये जो एक्सरसाइज करने वाले थे, कि कमीशन जो रखने वाले थे, वेंकटाचलैया जो हमने देखा था अभी, जो रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन क्रिएट की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसने भी इस बेसिक स्ट्रक्चर की थियरी की लिमिट को क्रॉस नहीं किया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लीडर्स और लोग जो थे हमारी कंट्री के, उन्होंने एक कॉमन विजन इंडिया का देखा। नेहरू की फेमस स्पीच में ये बोला गया है इंडिपेंडेंस के वक्त पे कि दिस विजन वाज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो सभी लीडर्स जो थे उन्होंने मेंशन किया इस विजन को कि डिग्निटी एंड फ्रीडम एक इंडिविजुअल की होनी चाहिए,
सोशल एंड इवन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, वेलबींग बहुत ज़रूरी है सभी लोगों की, और यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटेग्रिटी, के नेशनल इंटीग्रेटेड रहे और एक साथ रहे। ठीक है, दिस विजन हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, अभी तक ये डिसअपियर नहीं हुआ है। लोग और लीडर्स जो हैं, ठीक है, होल्ड टू दिस विजन एंड होप टू रियलाइज इट, ये हम कोशिश कर रहे हैं। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन दिस विजन एक रिस्पेक्ट और एक अथॉरिटी का ऑब्जेक्ट रहा है कि हम उसको रिस्पेक्ट से और एक अथॉरिटी से देखते हैं। द बेसिक वैल्यूज़ जो हमारी पब्लिक इमेजिनेशन को गवर्न करती हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, अभी भी वहाँ पर है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी हम लोगों को लेट डाउन नहीं किया है, हमेशा हमारी जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरा है। ठीक है, एक बार ठीक है, देयर कैन स्टिल बी डिबेट्स अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, देयर इज नथिंग रॉन्ग, वी मस्ट रिमेंबर पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी नेसेसरली फुल ऑफ डिबेट्स एंड डिवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कौन सा, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक काम करते हैं, इसको साथ में ही कर लेते हैं आज। वॉट इज मेंट बाई द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉज हैं उसके अंदर, और लॉज एक चीज़ है, और वैल्यूज़ ऑफ मोरालिटी, वैल्यूज़ एंड मोरालिटी जो है वो अलग हैं इसके अंदर। लॉज हैं फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, या तो लॉज हैं और वैल्यूज़ एंड मोरालिटी है। देयरफॉर वी कैन हैव ओनली अ लीगलिस्टिक, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी से नहीं देख सकते हम उसको, सिर्फ लीगल तरीके से देख सकते हैं। इस अप्रोच से हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। ये सच बात है कि सभी लॉज जो हैं उनमें मॉरल कंटेंट नहीं है, लेकिन जो मेजरली जो लॉज हैं दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू आर डीपली हेल्ड वैल्यूज़। लेकिन जो लॉज हैं, मैनी लॉज आर क्लोजली कनेक्टेड टू आर डीपली हेल्ड वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ जो होता है वो प्रोहिबिट कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सन्स को ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन। ठीक है, सच अ लॉ इज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अब ये लॉ देखने को क्या मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन को रोक दो, लेकिन इसमें आइडिया कौन सा है, इक्वालिटी का। ये लॉ एग्जिस्ट करता है बिकॉज वी वैल्यू इक्वालिटी, हम इक्वालिटी को वैल्यू करते हैं, इसीलिए लॉ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लॉज एंड मॉरल वैल्यूज़, और यही है इस चैप्टर के बारे में सारी चीज़ें। इस पे बेस्ड है सारा, लॉज एंड उसके मॉरल वैल्यूज़, इस पे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो ये चैप्टर जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और उसके साथ में लक्ष्मीकांत से जो रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसको साथ में देखेंगे ताकि हमारा होलसम जो प्रिपरेशन है वो हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, जो भी आपका फीडबैक है। और अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो टेलीग्राम पर जाके फाइंड माइंड मैप्स बाय आकाश, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे जो अकाउंट है उसका आपको दिया होगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं, जिस चीज़ से भी आपको, जो भी चीज़ की इशू हो आपको। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।